Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my island. फाइनली आफ्टर ये 6 और कुछ बेसिक फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था वो सारा कुछ देखने के बाद आज से हम लोग शुरू करते हैं एंगुलर का डिस्कशन। एंगुलर के लिए CLI है, तो आज के डेट में देखते हैं कि जो भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए CLI टूल बना के देते हैं वो। जैसे रिएक्ट जेएस हो उसके लिए भी CLI टूल है, एंगुलर के लिए भी CLI टूल है। और CLI टूल को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट के साथ पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का सेटअप, जो भी फाइल्स उसके लिए ज़रूरी है सारा ऑटोमेटिकली पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाता है और सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है CLI यूज़ करने से। तो क्विकली एक बार जंप करते हैं एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका कुछ CLI देखेंगे और फिर फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो एंगुलर पे आ गए, गेट स्टार्टेड। और एंगुलर इंस्टॉलिंग, अगर एंगुलर CLI की बात करें तो सबसे पहले हमें एंगुलर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर नोड जेएस हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो npm नोड पैकेज मैनेजर की मदद से आसानी से हम लोग एंगुलर का CLI यानी एंगुलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये उसका कमांड है, ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम पे सेटअप कर रखा है, इसलिए ये मैं इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ। एक बार जब ये इंस्टॉल हो गया तो फिर हमें एंगुलर का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि जब ये एंगुलर का CLI इंस्टॉल हो जाता है तो एंगुलर का कुछ कमांड एक्सपोज हो जाता है जिसे हम डायरेक्टली टर्मिनल या डॉस विंडो से हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कमांड है ng फॉर एंगुलर न्यू, यानी एक नई एप्लीकेशन बनानी है, उसके बाद एप्लीकेशन का हम नाम दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग का 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है जो बहुत सिंपल है। सबसे पहले CLI इंस्टॉल किया, एक ही बार इंस्टॉल करनी है, दोबारा नहीं इंस्टॉल करनी। उसके बाद एक ऐप बना लिया, जैसे यहाँ पे माई ऐप ये बना रहा है। ऐप जैसे ही क्रिएट होगा तो कंप्लीट एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक ऐप बनाया है इसी कमांड को रन करके, ताकि थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। एक्चुअल में जब ये ऐप इंस्टॉल होता है, जैसे ये डेमो ऐप मैंने इंस्टॉल किया, इसके लिए कमांड क्या लिखा था, ng न्यू एंड देन डेमो ऐप। ये कमांड मैंने ऑलरेडी चला रखा है तो इसे दोबारा मैं नहीं चलाने जा रहा हूँ। जिस फोल्डर के अंदर इस कमांड को चलाएंगे उस फोल्डर में एक एप्लीकेशन बन जाएगा। एक एप्लीकेशन यानी कंप्लीट एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जब ये कमांड मैंने चलाया तो यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया डेमो ऐप, और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स बन जाते हैं। एक अलग सेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज का टारगेट कुछ और है, अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या उसका टारगेट है। सो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनी है ये पूरी की पूरी सेटअप एक एंगुलर का एप्लीकेशन है जो बाई डिफॉल्ट बना के दिया गया है हमें। अब डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को रन करवाने वाले हैं। अब इस एप्लीकेशन को रन करवाना है तो उसके लिए भी हम ng कमांड यूज कर सकते हैं, ng सर। ये एक बहुत सिंपल सा कमांड है, और ये क्या करेगा, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसके लिए सबसे पहले वो लाइव डेवलपमेंट सर्वर लॉन्च करेगा लोकल होस्ट पे, और उसके बाद उसमें ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करवा देगा। तो एक बार उसको देखते हैं। द सर्व कमांड रिक्वायर्स टू बी रन इन एंगुलर, ठीक है। ये एक कॉमन एरर तो नहीं कह सकते, ये कॉमन मिस्टेक है जो आता ही आता है इनिशियली हर डेवलपर को। बेसिकली जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे ही तुरंत कोशिश करते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को रन कराएं एप्लीकेशन को, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट था वो एक नई फोल्डर स्ट्रक्चर में बनी होगी। जैसे कि यहाँ एंगुलर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बना था, लेकिन इमीडिएटली हम एंगुलर फोल्डर के अंदर ही इस कमांड को रन करवा दिए और इसलिए ये रह गया। बेसिकली एंगुलर हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर एंगुलर का कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसके अंदर एक फोल्डर है डेमो ऐप और उसके अंदर एप्लीकेशन पड़ी हुई है। इट मीन्स पहले हमें उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, एंगुलर के उस ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम चला सकते हैं एनजी सर। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एनजी सर्व कमांड थोड़ा टाइम लेता है, वो दिखाएगा भी कि इंटरनली वो क्या करने वाला है।
तो बेसिकली एंगुलर का जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी डिपेंडेंसीज है, वो सारे डिपेंडेंसीज को हम चेक कर सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में। तो पैकेज डॉट जेसन को ओपन किया और यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज का लिस्ट है, तो बेसिकली ये सारे डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स है, एक तरह का एंगुलर का मॉड्यूल या नोड मॉड्यूल। तो इन सारे डिपेंडेंसी को वो कंपाइल करेगा वन बाय वन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो एनिमेशन मॉड्यूल को कंपाइल कर रहा है। सिमिलरली बाकी सारे मॉड्यूल्स को भी ये कंपाइल करेगा। ये ऑपरेशन एक बार होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका बेनिफिट ये है कि चूंकि ऑलरेडी एंगुलर का जो अपना लाइब्रेरी है, जो जरूरत पड़ता है एंगुलर के एप्लीकेशन के लिए, वो सारे कंपाइल हो जाएंगे। तो एक बार अगर ये कंपाइल हो गया तो दोबारा इसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। सर अभी एग्जैक्टली जब पहली बार हम एप्लीकेशन को बनाते हैं तो उस टाइम पे एंगुलर का जो ये फ्रेमवर्क है वो हमसे दो ऑप्शन पूछता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली प्रॉम्प्ट पे, वो पूछता है कि राउटिंग हम यूज करना चाहते हैं क्या। राउटिंग के ऑप्शंस पे हम यस सेलेक्ट कर सकते हैं तब जब हमें एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी हो। मोस्टली हम सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाते हैं, इसलिए राउटिंग को हम यस कर लेते हैं। लेकिन हम चाहें तो नो भी कर सकते हैं। नो के केस में राउटिंग हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यस कर देते हैं तो पूरा राउटिंग का एक स्ट्रक्चर वो बना के हमें दे देगा, जिसमें हमें सिर्फ पाथ ऐड करने पड़ेंगे और हर पाथ के लिए एक कंपोनेंट सेट करना पड़ेगा। तो इन जनरल हम लोग यस ही करते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर बन के आ जाए और सिंपली हम अपने हर कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर कर लें। बट चाहे तो नो भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सी एस एस कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो सी एस एस के लिए चार पांच ऑप्शंस आते हैं। कॉमन फर्स्ट ऑप्शन होता है प्लेन सी एस एस, ओनली सी एस एस करके ऑप्शन आता है, जिससे हम ये बताएंगे एंगुलर सिस्टम को कि हम प्लेन सी एस एस यूज करने वाले हैं। सी एस एस का कोई हमें प्री प्रोसेसर यूज नहीं करना है। बट आज के डेट में प्री प्रोसेसर काफ़ी पॉपुलर है और हर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सारे लोग प्री प्रोसेसर ही यूज करते हैं। दो कॉमन प्री प्रोसेसर है, एक है सैस और एक है लेस। लेस और लेस कुछ ऐसे स्पेल करते हैं। सैस ज़्यादा पॉपुलर है, तो सैस हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली वहां से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सी एस एस का हम प्री प्रोसेसर को यूज करने वाले हैं या प्लेन सी एस एस यूज करने वाले हैं। इन जनरल हमें सैस सेलेक्ट करना चाहिए वहां से। अगर हम सैस सेलेक्ट करते हैं तो हर कंपोनेंट के अंदर जब एंगुलर का हम कंपोनेंट जनरेट करेंगे या बाई डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बन के आता है, उस कंपोनेंट को एक बार एक्सप्लोर करें तो एक कंपोनेंट के अंदर बेसिकली चार फाइल्स होता है। एक सी एस एस फाइल होता है, एक एच टी एम एल फाइल होता है, एक एस डॉट एस्पेक्ट डॉट टी एस फाइल और एक टी एस फाइल होता है। तो ये जो डॉट सी एस एस फाइल बनी है, तो वहाँ पे सिलेक्शन अगर हम किसी फ्रेमवर्क का करते हैं सैस का, तो ये डॉट सैस का जो एक्सटेंशन होता है वो बनता है, एस सी एस एस या जो भी है उसका एक्सटेंशन। लेकिन मैंने सैस सेलेक्ट नहीं किया था, सी एस एस सेलेक्ट किया था, इसलिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट सी एस एस बना। तो उस केस में डिफरेंस क्या होगा, अगर हम सैस लेके चलते हैं तो सैस का जो सिंटैक्स है सी एस एस का वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो एडवांस्ड है, वो ईजी है। उसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, मिक्सिंस का यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंस काइंड ऑफ फंक्शन होता है जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ वहाँ पे आ जाती है। तो जिससे चीज़ें रीयूज़ होना शुरू हो जाता है। सपोज़ कि आपको थ्रू आउट एप्लीकेशन एक कलर सेट करनी है, एप्लीकेशन की हेडर कलर है या फिर प्राइमरी कलर हम लोग उसे बोलते हैं। बटन का कलर भी वैसा होना चाहिए या कोई पॉपअप आता है तो उसका भी हेडर का कलर वही होना चाहिए। तो हर जगह कलर कोड यूज़ करना पड़ेगा। सपोज़ आपने वो कर भी दिया, फिजिबल है हमने कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया। उसने बोला नहीं हेडर का कलर हमें ब्लू नहीं, हमें ग्रीन चाहिए था। अब जितनी जगह हमने यूज़ किया था ग्रीन का कलर को, उतनी जगह पे चेंज करना होगा, जो कि काफ़ी टेडियस जॉब है और तब भी हम कर लेंगे बिकॉज़ वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट स्टिल अगर किसी एक जगह छूट गया तो वो कलर वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पुरानी कलर रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए बेहतर होता है कि हम एक ग्लोबल सीएसएस फाइल बनाते हैं और उसमें वेरिएबल्स बनाते हैं और जितने भी कॉमन कलर्स है उस वेरिएबल में हम असाइन कर देते हैं और वो वेरिएबल हर जगह बाकी कंपोनेंट या बाकी सीएसएस स्टाइल्स में कॉल कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, कल के डेट में फ्यूचर में अगर हमारा कोई बेस कलर चेंज करना है तो सिर्फ उस वेरिएबल के वैल्यू को बदलना है। बाकी जगह चूंकि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वैल्यू अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है सैस का यूज करने से या लैस का यूज करने से, या कोई भी सीएसएस प्री प्रोसेसर यूज करते हैं तो उसमें वेरिएबल हम बना सकते हैं। अगर प्लेन सीएसएस के साथ जाते हैं तो ये सुविधा हमें नहीं मिल पाएगी। क्लियर धर्म? ओके सर। तो एज ए बिगिनर अभी क्या सेलेक्ट करना चाहिए? सीएसएस, बट आई थिंक हमें स्टार्ट कर यस। चुकी तो हम
एक बेनिफिट और है, अगर हम सैस सेलेक्ट करके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सैस में पूरा सीएसएस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइप स्क्रिप्ट में हम पूरा जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? तो जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड टाइप स्क्रिप्ट में चलता है। वैसे ही सैस में सीएसएस का कोई भी कोड चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप सैस ही सिलेक्ट कीजिए। क्यों? डबल एडवांटेज है। अभी आप केवल प्लेन सीएसएस लिख के चल सकते हैं, और जब आप सैस यूज़ करना चाहें तो सैस यूज़ कर लीजिए। कोई एरर नहीं आएगा, प्लेन सीएसएस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम प्री प्रोसेसर को लेके चलें, और प्री प्रोसेसर में बेस्ट है सैस। तो सैस लेके चल सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। अगर इस 4 फाइल को डिस्कस ओके। करें तो इसमें सिर्फ हम सीएसएस लिखेंगे। सेकंड वाली जो फाइल है डॉट एचटीएमएल, इसमें एचटीएमएल का टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे, एचटीएमएल टैग्स यूज़ करेंगे। ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, यूनिट टेस्टिंग जब हमें लिखना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर कंपोनेंट के लिए वो बेसिक टेस्टिंग जनरेट करके देता है एंगुलर प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूनिट टेस्टिंग लिख सकते हैं। उस केस में टेस्टिंग का जो फाइल है वो ऐसे बनाते हैं डॉट एस्पेक्ट डॉट टीएस, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट फाइल डॉट टीएस। इसमें हम लोग एक्चुअल कोड लिखते हैं। हमारा जो भी एप्लीकेशन के लिए या कंपोनेंट का जो कोड होगा वो इसी पीएस फाइल में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि हमने एप्लीकेशन को रन करवाया एनजी सर्व की मदद से, और फाइनली एक मैसेज आया एंकर लाइव डेवलपमेंट सर्वर। ये लाइव डेवलपमेंट सर्वर, लाइव का क्या मतलब है यहाँ पे? लाइव का मतलब ये है कि कुछ भी अगर हम सोर्स कोड में चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं तो सर्वर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है रिफ्रेश होने के लिए। तो लेकिन डेवलपमेंट टाइम पे एंगुलर ने हमें ये सुविधा दिया है कि हमें सर्वर को बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम कोड में चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली रीलोड कर देगा, क्योंकि ये लाइव डेवलपमेंट सर्वर है। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और लिस्टिंग लिस्टिंग कर रहा है वो किस पे? पोर्ट नंबर 422। तो इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको रन करा लेते हैं। तो अभी तक अगर देखें तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एंगुलर सीएलआई प्लेटफॉर्म को यूज़ किए। एनजी न्यू से एक नई एप्लीकेशन बनाई, एनजी सर्च से उसको सर्च कर लिए, और हमारा एप्लीकेशन बन गया। बनने के बाद लॉन्च भी हो गया, और हम इसे देख भी पा रहे हैं। यही एप्लीकेशन था। अब जो लाइव सर्वर वाली कंसेप्ट थी कि लाइव कैसे चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। एक ही कंपोनेंट है हमारे एप्लीकेशन में, ऐप के अंदर ही, और यहाँ से मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। ये जो कोड है, इस पूरे कोड को मैं डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट किया, और यहाँ पे एक सिंपल सा टैग दे दिए H1, वेलकम टू एंगुलर, और इसको कर दिया सेव। जैसे ही सेव किए, अब हम ब्राउज़र पे चले आते हैं। अब ये रीलोड होगा। हाँ, ये रीलोड हो रहा है, और रीलोड हुआ और हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश हो गया। नाउ इट्स सेइंग वेलकम टू एंगुलर। तो ये एक बेसिक सा डेमो था जिसमें एप्लीकेशन बनाए और उसको रन करवा लिए। अब एक चैलेंज देखते हैं इनिशियली, जब भी बंदा डेवलपमेंट करता है एंगुलर एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन तो वो बना भी लेता है, चला भी लेता है डेवलपमेंट टाइप तक। सर्वर पे जब उसे अपलोड करनी पड़ती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, अब क्या करें? किस फाइल को सर्वर पे अपलोड करें, ना करें? क्या जो ये पूरी की पूरी हमने एप्लीकेशन बनाई है, ये डेमो ऐप, इस पूरे फ़ोल्डर को कॉपी करके सर्वर पे अपलोड कर दें, या क्या करें? यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ इस आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन बन जाता है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए होता है। तो चूंकि एंगुलर ऑलरेडी एप्लीकेशन बना के हमें दे दिया है, तो आगे के स्टेप्स पे हम जाएंगे। इस डेवलपमेंट सर्वर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये क्लोज हो गया है। इस टैब को भी क्लोज करने वाला हूँ। क्लोज हो गया है। अब ये जो एप्लीकेशन है, अब ये एंगुलर का एप्लीकेशन है, इसमें डॉट टीएस फाइल वगैरह यूज किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र को नहीं समझ में आएगा। तो ब्राउज़र्स के लिए, ब्राउज़र को जो चीज़ समझ में आता है वो जावास्क्रिप्ट है, तो उसके लिए पहले हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा, ट्रांसपाइल करके इसका जेएस फाइल बनाना होगा। तो इसे जेएस फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका बिल्ड बनाना होगा। बिल्ड बनाने के लिए एंगुलर ने कमांड दिया है ऑलरेडी, जैसे एनजी बिल्ड। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डबल हाइफन लगा के हम prod लगा सकते हैं, या फिर इसे हटा सकते हैं। अगर हटाते हैं हम तो ये डेवलपमेंट का बिल्ड बनाता है, और अगर ये हाइफन prod लगाते हैं तो ये प्रोडक्शन के लिए बिल्ड बनाता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन का बिल्ड देखने वाले हैं। तो एनजी बिल्ड हाइफन हाइफन एंड देन prod। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जब बिल्ड बनाते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में, क्या क्या फाइल बनता है और कैसे उसको सर्वर तक पहुँचाएंगे। अभी इसको लाइव हम लोग अपलोड करने वाले हैं।
और सारे लोग अभी इसी सेशन में अपने-अपने सिस्टम से उसको एक्सेस भी करके देख सकते हैं। तो एक बार ये बिल्ड बन जाए, फिर करते हैं वो। ये कंपाइल कर रहा है, अभी 0% दिखा रहा है। जब ये बिल्ड बन जाएगा फाइनली तो एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा, जिसका नाम होगा डिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट फ़ोल्डर ये बनाता है और डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर पूरी एप्लीकेशन आ जाती है। तो उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ फाइल्स बनते हैं, 5 फाइल्स बेसिकली, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक 2-3 एक्स्ट्रा फाइल्स भी बनते हैं। तो वो सारे फाइल्स को क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि वो फाइल्स क्या है, उसका यूज़ क्या है। 40% बिल्डिंग कंप्लीशन। जब तक वो बिल्ड बना रहा है तब तक परसेंटेज किधर देख रहे हैं सर? परसेंटेज बेसिकली वहीं पे दिखा रहा है, लेकिन चूंकि ब्राउजर का कलर चेंज है तो एक ग्रे कलर है वो जो दिख नहीं रहा है ड्यू टू बैकग्राउंड। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ ओ पे वो दिखा रहा हाँ है। हाँ, अब दिखा थोड़ा 50, सा। हाँ 53% हो गया। कलर स्कीम फिर से चेंज करना पड़ेगा इसका, तो वो चेंज कर दूंगा मैं। 57-8% हो गया। जब तक ये बिल्ड बनाएगा तब तक एंगुलर का अगर हम लोग लेटेस्ट रिलीज का बात करें तो एंगुलर का लेटेस्ट रिलीज कौन सा है? एंगुलर 9 या एंगुलर 10? तो विकी एक इजी ऑप्शन टेन है। है तो विकिपीडिया पे हम देख सकते हैं, तो इसका जो इनिशियल 2 पॉइंट वो तो था ही, 2016 में आया था। स्टेबल रिलीज इसका 9.1.9 है, जो 20 में 20 मई को आया था, 15 दिन पहले। यानी 9.1.9 स्टेबल था। प्रीव्यू भी इसका रिलीज कर दिया था उन्होंने, मतलब 10 भी आ चुका है, बट ये स्टेबल नहीं है, और चूंकि स्टेबल नहीं है तो हम इसे यूज ही नहीं करने वाले हैं। तो होपफुली जुलाई में मुझे लगता है इसका स्टेबल आ जाएगा 10, बट अभी के लिए 9। तो मेरा जो CLI है अभी वो 9 है, 9.1.7 में यूज कर रहा हूँ। लेटेस्ट 9.1.9 आ चुका है। 92% कंप्लीटेड, 8% रिमेनिंग। हेलो। सही। हाँ। हेलो सर। हाँ अविनाश, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सेशन शुरू है। अभी हम लोग एंगुलर का बिल्ड बना रहे हैं, थोड़ा सा आपका लेट हो गया, छूट गया, हाँ बट सर, कोई नहीं। देख हाँ सर, आप देख वीडियो रहे से थे देख। सर। अच्छा अच्छा, ठीक। तो हमारा डिस्ट फोल्डर बन चुका है, बिल्ड जनरेट हो गया। अभी भी ये कुछ जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है वो भी देखेंगे, बट उससे पहले अगर ध्यान दें तो एक नई फोल्डर बन चुकी है यहाँ पे डिस्ट। बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में चलते हैं। फाइंड इन फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर लोकेशन, यहाँ पे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इसका फोल्डर लोकेशन ओपन कर लेते हैं। एंगुलर के अंदर ये डेमो वन, तो इसके अंदर डिस्ट फोल्डर बन गया है। इस डिस्ट फोल्डर को अगर देखें तो उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। और अब जब इस एप्लीकेशन को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी फाइलें नहीं है, बहुत कम फाइल्स है। अभी भी चल रहा है क्या? अभी भी ये जनरेट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसे एक बार कंप्लीट होने देते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर था उसमें कई फोल्डर्स थे। इम्पोर्टेंट जो था वो SRC था, इसी के अंदर हमारा सारा एक्चुअल कोड पड़ा हुआ है। और फाइनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फाइल जनरेट हो चुका है। तो स्विच करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पे देखें तो कुछ फाइल है, हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका index.html, यही फाइल एग्जीक्यूट करता है। इसको मैं सॉर्ट करने वाला हूँ हाँ नेम वाइज और ग्रुप भी कर रहा हूँ। हाँ
बताइए कुछ क्वेश्चन है क्या कि नहीं? हेलो? नहीं? हेलो सर। हाँ, बोलिए अविनाश, कुछ प्रॉब्लम है क्या साउंड वगैरह या हाँ, कुछ? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये था सर, जो जिस एप्लीकेशन पे सर काम कर रहे हैं, वो हम्म, एप्लीकेशन सर अपने सिस्टम पे जब उसको इंस्टॉल किया तो सर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। कौन सा एप्लीकेशन, एंगुलर? एंगुलर। तो ठीक है ना, उसको देख लेंगे अगले सेशन में या अलग से कनेक्ट करके एक बार देख लेंगे वो। इसको एक बार कंप्लीट कर ठीक लेते है हैं सर। आज का सेशन ऑफलाइन में, मतलब डायरेक्ट आपसे वन टू वन में कनेक्ट करके सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी कुछ इशू होगा। इसका वीडियो अपलोड कीजिएगा ना सर? हाँ, इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। आज आज के सेशन का। हाँ हाँ, हर सेशन का होता है तो आज के सेशन का भी होगा। लास्ट वाले सेशन का ठीक नहीं है हो सर। पाया था क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, उस दिन लाइट चली गई थी। और लाइट चली गई थी तो वो ओ, रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने बहुत ट्राई किया उसको लाने का, लेकिन वो नहीं आ पाया, वो आज कन्वर्ट ही नहीं लाइट हो पा रहा है। है। डॉट बेवेक्स फाइल बन गया बट MP4 बन नहीं पाया, वो लॉस हो गया। लास्ट पिछला संडे का ना? हाँ हाँ हाँ, उस दिन ओके। हम लोग थे ना और लाइट चली गई थी बीच में। तो उसको हम जो है उस पे किए थे रिकॉर्डिंग, मतलब क्या उसको बोलते हैं? बेवेक्स पे अ, था। नहीं, वे उसी का वेवेक्स के थ्रू नहीं, वो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू, तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अगर हाँ चाहिएगा तो उसको अपना होगा तो गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर डाल दीजिए। हाँ, ठीक है ना। पूरा क्लियर तो नहीं, बट काम भर दिखता है। हाँ तो ठीक है, काम जहाँ हो सकता है। जहाँ पे कुछ हाँ नहीं वहाँ पे कुछ तो है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आज तो हम थोड़ा लेट कनेक्ट हुए, आप लोग से चले गए थे थोड़ा कहीं, दूध अच्छा दूध थोड़ा लाना था। अच्छा। हाँ। मैं खुद आज लेट स्टार्ट किया था 5:15। तो ठीक है, फिर फाइनली इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये index.html, यही फाइल रन करेगा। हम लोग पहले से जानते हैं जब भी कोई वेब सर्वर होता है तो डायरेक्ट सर्च करेगा index.html को, या फिर ASP.NET वगैरह है तो डिफॉल्ट डॉट ASP जो भी उसका एक्सटेंशन होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कुछ फाइल्स यहाँ पे जो बनी है उसमें हम देख रहे हैं तो डुप्लीकेट टाइप दिख रहा है। जैसे मेन है और दोबारा मेन है, पॉलीफिल्स है फिर दोबारा पॉलीफिल्स है, रन टाइम है फिर दोबारा रन टाइम है। तो सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि जो फाइल्स है वो दो बार क्यों है, दो दो फाइल्स क्यों है। अगर थोड़ा ध्यान दे तो एक में ES5 है तो दूसरे में ES2015 है, फिर से ES5 है 2015 है, फिर से ES5 है 2015 है। अगर हम लोग ES6 वाले सेशन पे ध्यान दें तो मैंने बताया था कि ES6 जो होता है वही ES2015 है, क्योंकि वो 2015 में आया था उसका स्पेसिफिकेशन। तो ES6 को ही ES2015 कहा गया है, या ES7 को ES2016 कहा गया है। उसी तरह से ES8 को ES20, आगे का जो ईयर है वो ईयर के डेवलपमेंट ईयर के अनुसार उसको दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है ये कि दो फाइल क्यों, मेन का है वो दो है, पॉलीफिल्स का भी दो है, रन टाइम का, ये बाद में हम समझेंगे कि किस फाइल का क्या यूज है, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डुप्लीकेट फाइल क्यों है। तो किन्हीं को अगर पता है तो क्विकली डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली मैं एक्सप्लेन तो करूंगा। कोई आइडिया धर्म, एनी आइडिया कि दो क्यों आ रहा है, नहीं सर। हमको देख से अगर कुछ लॉजिक लगता है तो? आई थिंक सपोर्ट करने के लिए हो सकता है, जहाँ तक लॉजिक की बात है तो ES5 एंड एग्जैक्टली ES6 दोनों को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको दूसरे शब्दों में देखेंगे। हमारे पास वेब ब्राउजर्स है जहाँ पे हमारा वेबसाइट एक्सेस किया जाए। एक बार जब हम इसे होस्ट कर देंगे तो इसे लोग एक्सेस करना शुरू करेंगे अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग वेब ब्राउजर से। कोई क्रोम पे एक्सेस करेगा, कोई मोबाइल पे एक्सेस करेगा, कोई फायरफॉक्स पे एक्सेस करेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये जो दो फाइल बन रहा है ना, तो पुराना जो ब्राउजर्स है उसमें ES6 नहीं चलता है, ES6 का सपोर्ट नहीं है। तो पुराने ब्राउजर्स के लिए एंगुलर का जो ये पूरा क्या कह सकते हैं, रन टाइम कह लीजिए, इसको रन टाइम ही है बेसिकली। तो वो ये डिसाइड करता है कि किस फाइल को लोड करवानी है, मतलब हमें ES5 चाहिए या ES2016। तो अगर लेटेस्ट ब्राउजर है जिसपे ES6 का सपोर्ट है तो उस केस में हमारा ये वाला फाइल काम करेगा जो ES2015 है। लेकिन पीछे पुराने जो ब्राउजर्स है उनको भी लेके चलना था, इसीलिए एंगुलर जब जनरेट करता है तो दोनों जनरेट करता है, ES5 का भी और ES6 का भी। हालांकि सेटिंग से कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं कि हमें एक ही चाहिए, सिर्फ ES5 चाहिए। क्यों? क्योंकि ES5 हर ब्राउजर पे चलता है, तो वो भी हम कर सकते हैं।
लेकिन लेटेस्ट ब्राउज़र पे लेटेस्ट सिंटैक्स चलता है, इसलिए हम ES 2015 को प्रेफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर था कि पुराने ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने के लिए 2-2 फ़ाइल बना के चलता है एंगुलर। पुराने ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो हो गया, उसमें हमारा ES6 नहीं चलता है, तो उस केस में हमारा ES5 काम आ जाएगा। ये ये उस केस में हमारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली सपोर्ट का ही काम था। तो ये क्लियर हो गया कि पुराने ब्राउज़र के लिए ES5 वाली बंडल फ़ाइल है और लेटेस्ट ब्राउज़र के लिए ES 2015 वाली बंडल GS फ़ाइल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 3 फाइल 4 फाइल है बेसिकली, तो लास्ट वाली जो फाइल है उसको तो बहुत ईज़ी है ऑलरेडी, क्योंकि जितने भी सीएसएस हम यूज़ करते हैं, जो भी ग्लोबल सीएसएस है, वो सारा ही सीएसएस फाइल में आ जाता है। तो इस पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है नहीं। अब एक जो एक्स्ट्रा फाइल है वो है ये हमारा पॉलीफिल्स। पॉलीफिल्स का क्या यूज़ है? तो बेसिकली पॉलीफिल्स क्यों यूज़ किया जाता है वो समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट का स्पेसिफिकेशन एकमा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है। वो बताती है कि क्या-क्या होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। बट जैसे ही वो बताती है, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राउज़र वाले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं या ट्यूटोरियल पढ़ते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं एप्लीकेशन में। तो ठीक है, लेटेस्ट ब्राउज़र पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें चल जाएगी, बट हर ब्राउज़र में वो चीज़ नहीं चलेगी। तो एंगुलर ये मेक श्योर करता है कि आपका जो कोड है, इवन लेटेस्ट कोड हो, वो भी आपके हर ब्राउज़र्स पे चलेंगे। इसलिए वो पॉलीफिल्स फाइल बना के रखता है। ये पॉलीफिल्स का मतलब पैच होता है। लाइक कि जैसे आपका जो रूम है, सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि डायरेक्ट समझ में आए। उसमें प्लास्टर्स वगैरह किया हुआ है या कलर किया हुआ है, कहीं से प्लास्टर उड़ गया या कलर उड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उसका पैचिंग करते हैं। उस चीज़ को पैच करने का जो कंसेप्ट है, उसको पॉलीफिल्स बोला जाता है, उस कंसेप्ट को भी। तो जो चीज़ें नहीं है ब्राउज़र के पास, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उस चीज़ को वो उठाएगा इस पॉलीफिल से, क्योंकि इसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसलिए ये यूज़ होता है पॉलीफिल। एक्स्ट्रा जेएस है, लेटेस्ट कोड के लिए इसमें कोड भरा रहता है और यहाँ से वो कोड उठा के चल जाता है। तो ब्राउज़र में अगर नहीं भी है कोई चीज़, तो वो चीज़ भी चलने वाला है उस ब्राउज़र पे, और इसके लिए हमारा हेल्प करता है ये पॉलीफिल्स। तो ये पॉलीफिल्स हो गया। फाइनली अब 2 चीज़ बच गया, एक बचा रन टाइम और दूसरा बचा मेन। पहले मेन को क्लियर कर लेते हैं। मेन तो नाम से ही पता चल रहा है कि मेन है, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है, पूरा एप्लीकेशन उसी में पड़ा हुआ है, मेन में पड़ा हुआ है। जैसे सी का एप्लीकेशन जब छोटा प्रोग्राम बनाते थे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, हेलो डॉट सी या हेलो वर्ल्ड डॉट सी, तो वहाँ पे भी मेन बनाते थे। उसी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये जो मेन फाइल है, इसमें पूरी एप्लीकेशन है। पूरी एप्लीकेशन यानी हमारा मॉड्यूल है, हमारा कंपोनेंट है, हमारा पाइप्स है, डायरेक्टिव्स है, या जो कुछ भी हम एंगुलर पे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें मेन में चली आएगी। तो आखिर ये रन टाइम क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसको क्यों लेके हम चल रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। एनी आइडिया किन्हीं को कि ये रन टाइम क्या है, ये क्यों है? कुछ भी मतलब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और फाइनली मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। रन टाइम तो इन्वायरमेंट ही जनरेट करता होगा। राइट, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये करता क्या, वो एक बार थोड़ा देखते हैं। एंगुलर का जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, लेकिन एक बार में, पहली बार में एक ही मॉड्यूल रन करता है। कौन सा मॉड्यूल रन करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? और जो बंडल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको चलाना है, नहीं चलाना है, और वो बंडलिंग कैसे है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली अगर एंगुलर एप्लीकेशन का फ्लो देखें, तो एंगुलर से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर का कमांड, एनजी बिल्ड हो या सर्वो जो भी, तो वो बैकग्राउंड में सबसे पहले इन्वोक करता है वेब पैक को। वेब पैक एक टूल है जो इंटरनली यहाँ पे यूज़ होता है, बंडलिंग के लिए यूज़ होता है। वो बंडल डॉट जेएस, मतलब ये जितने फाइल्स है, ये भी वेब पैक की मदद से ही बनाया गया होगा, और रन टाइम के अंदर भी वेब पैक ही होता है। वेब पैक का यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ये बहुत छोटा होता है, और ये सिर्फ हमें ये बताता है, ये मदद करता है कि हमारा जो मेन डॉट जेएस है, उसके अंदर से किस कोड को उठाना है, किसको चलवाना है, किसको लोड करना है बेसिकली। तो इसलिए रन टाइम यूज़ किया जाता है। इसमें रहता क्या है, तो इसमें हमारा एक्चुअल कोड बिल्कुल नहीं रहता है, इसमें वेब पैक का यूटिलिटीज होता है, और ये मेन के अंदर से मॉड्यूल्स को लोड करवाने में मदद करता है। तो इम्पोर्टेंट है, और इसका साइज भी हम देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है ये, 2 KB का है ये। 2 फाइल क्यों है, वो तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बैक टू मेन आते हैं। अब जैसे जैसे एंगुलर एप्लीकेशन बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे किसी एक फाइल का साइज इसमें बढ़ने वाला है। वो फाइल कौन सा होगा? वो फाइल कौन सा होगा जिसका साइज बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बड़ा होगा?
अभी अगर हम अपने एप्लीकेशन को देखें तो इसमें एक ही कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट एंगुलर ने पॉलीफिल। पॉलीफिल्स। पॉलीफिल्स तो नहीं बढ़ेगा बेसिकली, पॉलीफिल्स में तो चीजें होगी, मेन बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अभी सपोज कि हमारे पास एक ही कंपोनेंट है। अगर हम अपने एप्लीकेशन में 10 कंपोनेंट बनाते हैं तो ये 10 कंपोनेंट को का जो बंडल है वो तो मेन डॉट जेएस ही है। हमारा पूरा एप्लीकेशन का जो कोड आता है वो मेन में आता है, तो जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मेन बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़ी एप्लीकेशन अगर हो गई तो मेन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा करेगी हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। परफॉर्मेंस पूरा स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा मेन डॉट जेएस लोड होगा ब्राउजर में, तब जाके उसके वो चल पाएगा। तो सपोज कीजिए कि हम अपने एप्लीकेशन में एक 100 मॉड्यूल 100 मॉड्यूल्स बनाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार में एक ही मॉड्यूल चाहिए होता है और बाकी मॉड्यूल्स रन टाइम पे भी लोड किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक टेक्निक लगाया जाता है, लेजी लोडिंग का कंसेप्ट है एंगुलर में। एक साथ हम सारे मॉड्यूल्स को लोड नहीं करते हैं। जब हम राउट्स बनाते हैं, यूआरएल्स बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक एडमिन का पोर्टल है, एक यूजर का पोर्टल है, एडमिन वाले में सिंपली स्लैश एडमिन लगा के चल रहे हैं, या फिर डिपार्टमेंट के लिए अलग है, रिपोर्ट के लिए अलग है, लिस्टिंग के लिए अलग पाथ बना हुआ है। तो हर पाथ के साथ एक कंपोनेंट जुड़ा होगा, तो डायरेक्ट हम कंपोनेंट नहीं जोड़ेंगे, हर पाथ के लिए एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उस मॉड्यूल को लेजी लोडिंग के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा? बंडल साइज भले ही बड़ा होगा, मेन डॉट जेएस बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो एक या दो या जो भी इनिशियली ज़रूरी है उतने मॉड्यूल को वो लोड करेगा। और जब जब यूज़र नेविगेट करेगा हमें अपने ब्राउज़र पे हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो जब जब डिफरेंट यूआरएल पे जाएगा, जब जब डिफरेंट पाथ पे जाएगा, उस केस में हम उस मॉड्यूल को रन टाइम पे लोड करवाएंगे। तो बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है, वेब पैक वो खुद से टेक केयर कर लेगा। जो रन टाइम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये खुद से उसका टेक केयर करेगा। हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना है एंगुलर एप्लीकेशन बनाते टाइम पे, और वो कॉन्फ़िगरेशन अगर लेजी लोडिंग के लिए हो गया तो ऑटोमेटिकली वेब पैक उसको जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको लोड करेगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसको लोड नहीं करेगा। यानी हर मॉड्यूल एडवांस में लोड नहीं होगा ब्राउज़र पे, वो तभी लोड होगा जब उसकी ज़रूरत होगी। इसको ऑन डिमांड लोडिंग कहा जाता है, ऑन डिमांड मॉड्यूल लोडिंग। तो ये चीज़ है। हम आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग सारे फाइल्स को डिस्कस कर लिए हैं। फेविकॉन वो कॉर्नर पे जो आइकन आता है वो है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर में ये आता है या ये विकिपीडिया का ये है, वैसे ही हम अपने एप्लीकेशन या कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। लोगो वो देते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अगली फाइल को अगर देखें तो ये लाइसेंस फाइल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हटा दिया। आगे सीएसएस हमें ऑलरेडी पता है, बाकी सारे फाइल्स को हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ये जो बिल्ड था ना, ये प्रोडक्शन का बिल्ड था। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्शन बिल्ड और डेवलपमेंट बिल्ड में क्या अंतर है। तो एक काम करते हैं, हम एक और बिल्ड बना लेते हैं डेवलपमेंट वाली, और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। इसको रीनेम कर लिया प्रॉड, अदरवाइज ये इसको रिप्लेस कर देता। अब एक दूसरा बिल्ड बनाते हैं। दूसरा बिल्ड हम बनाने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए जब बिल्ड बनाते हैं तो अलग से कुछ हाइफन हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एनजी बिल्ड लिखेंगे तो ये डेवलपमेंट का बिल्ड बनाएगा। और इसमें कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा बनेंगी, वो क्या एक्स्ट्रा फाइल्स बनता है, क्यों बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद फाइनली इसको अपलोड करके और देखेंगे कैसे डिप्लॉय होता है, कैसे रन होता है। कोड अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है, जब तक ये बिल्ड बन रहा है तब तक टाइम को बचाते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस जो प्रोडक्शन वाली जो बिल्ड है इसको लॉन्च करके देखते हैं तब तक। तो एक तो है कि एनजी सर्व को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बिना एनजी सर्व को यूज़ किए हुए भी हम काम चला सकते हैं। कैसे? तो एक मैं चेक कर लेता हूँ। HTTP सर्वर करके एक नोड का मॉड्यूल होता है, अगर इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम। और ये क्या करेगा, हमारे करंट फोल्डर को लॉन्च करवा देगा, जिस पोर्ट पे बोलेंगे उस पे, या बाय डिफॉल्ट 8080 पे। बेसिकली ये एक लोकल सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो मैं यूज़ करके देखता हूँ, अगर इंस्टॉल हो तो चल जाएगा, नहीं तो इंस्टॉल कर लेंगे कुछ भी, बहुत छोटा सा पैकेज है ये। आई थिंक ये बिल्ड बन रहा है, उसके कारण ये जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
generating ES5 bundles. बेसिकली जब हमें सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करनी होगी तो हमें सिर्फ इतनी फाइल चाहिए होती है। अगर पुराने ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम ES5 वाले फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, या नया वाले को सपोर्ट नहीं करना है तो ES2015 वाले को डिलीट कर सकते हैं। अभी भी ये जनरेट कर रहा है। एक फोल्डर बन चुकी है ये डेवलपमेंट वाली। इसके अंदर अगर देखें तो कुछ फाइलें एक्स्ट्रा तो दिख रही है, और भी फाइल आना बाकी है, लेकिन क्विकली अगर नोटिस करें तो दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा दिख रही है, तीन बेसिकली। एक डॉट मैप फाइल, ये प्रोडक्शन वाले बिल्ड में नहीं था। ES5 तो था, ES2015 भी था, लेकिन डॉट मैप नहीं था। हर फाइल के लिए इसने मैप फाइल बनाया। ES5 वाले का भी मैप फाइल बनाया है और ES2015 वाले का भी मैप फाइल बनाया है। सिमिलरली पॉलीफिल का भी ये मैप फाइल बनाया है, और रन टाइम की बात करें तो रन टाइम का भी ये बनाया है मैप फाइल। दैट इज ओके। आगे अगर देखें तो स्टाइल डॉट ES5 बना है, जो कि प्रोडक्शन में नहीं बनता, वहाँ पे डॉट CSS फाइल बना था, लेकिन यहाँ पे स्टाइल्स ES5 या 2015 था। तो एक बेसिक अंतर अगर हम लोग देखें तो दो डिफरेंस हमें समझ आ गया। एक डिफरेंस ये कि जो डेवलपमेंट वाली बिल्ड होती है उसमें डॉट CSS फाइल बनता ही नहीं है, टोटल सारे के सारे JS फाइल बनते हैं। जबकि प्रोडक्शन वाली अगर बिल्ड को देखें तो प्रोडक्शन वाले में एक डॉट CSS फाइल बनता है, जो कि डेवलपमेंट वाले में नहीं बनता है। नहीं बनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो CSS फाइल को कहाँ रख लेता है, डॉट JS फाइल में रख चुका है। जैसे HTML को मेन डॉट JS में रखा था, वैसे ही CSS को कहाँ रख लिया उसने, स्टाइल डॉट JS में रख लिया। तो ये क्लियर हो गया कि CSS की जगह पे ये स्टाइल्स बनाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये वेंडर। ये वेंडर वाली फाइल बनाई है। तो वेंडर वाले फाइल्स का क्या यूज़ है, और ये है क्या एक्चुअल में, प्रोडक्शन वाले फाइल में ये क्यों नहीं बना? ये पहले भी नहीं बनता था या आज नहीं बना? तो बेसिकली प्रोडक्शन वाली बिल्ड जब हम पहले बनाते थे तब भी ये बनता था वेंडर डॉट JS। आज के डेट में नहीं बनता है, और उम्मीद है सबने सुना होगा AOT, अहेड ऑफ। AOT क्या फुल फॉर्म होता है? अहेड ऑफ टाइम। ओके, दो चीज़ें होता है, एक होता है AOT, एक होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, एंड AOT अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो कंपाइलर है। कंपाइलर का कोड पड़ा हुआ है वेंडर में, और ये करता क्या है, ये रन टाइम पे जब एप्लीकेशन ब्राउजर में लोड होती है उस टाइम पे जो भी एंगुलर का टेम्पलेट है उसको कन्वर्ट करता है, उसको पार्स करता है। रन टाइम कंपाइलेशन होता है, जिसको हम लोग जिट बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जब वो रन करते होता है तभी उसका कंपाइलेशन होता है, यानी पहले कंपाइल करता है फिर उसको रन करवाता है। तो इससे क्या होता है, वो थोड़ा स्लो डाउन करता है। अगर इस डेवलपमेंट वाले बिल्ड को डिप्लॉय कर दिया जाए सर्वर पे तो हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइल्ड कोड नहीं है ये। एंगुलर का जो भी कंपोनेंट बनाए थे, डायरेक्टिव बनाए थे, उसको रन टाइम पे कंपाइल किया जाएगा, सारे टेम्पलेट को रन टाइम पे पार्स किया जाएगा, जिसके कारण ये थोड़ा स्लो चलेगा। लेकिन प्रोडक्शन वाले बिल्ड में हम देखें तो वो चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास AOT है, और बाई डिफॉल्ट AOT एनेबल होता है एंगुलर 9 में। तो ड्यू टू AOT सारा चीज़ पहले से कंपाइल्ड होता है। जब हम सर्वर पे डालेंगे तो सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होगा, कंपाइलेशन नहीं होगा, और इसलिए प्रोडक्शन वाले बिल्ड में कहीं भी वेंडर डॉट JS नहीं है। और दूसरा चीज़ अगर नोटिस करें तो वेंडर डॉट JS का साइज अगर नोटिस करें तो ये सबसे बड़ा होता है। हमारा जो एप्लीकेशन है उससे कई गुना बड़ा है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये परफॉर्मेंस को काफ़ी स्लो डाउन करने वाला है। अगर ये वेंडर डॉट JS हटा दिया जाए तो हमारे एप्लीकेशन का साइज बचता ही क्या है, जो मेन डॉट JS का साइज होगा वो, या फिर जो पॉलीफिल हम लेके चल रहे हैं वो, तो काफ़ी कम हो जाता है साइज अगर हम हटा दें वेंडर डॉट JS को। बेसिकली ये MB में होता है, तो सही भी है, क्योंकि प्रोडक्शन का जब बिल्ड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है। लेकिन पुराना जो एंगुलर था, एंगुलर 2, एंगुलर 4, एंगुलर 5 तक की अगर बात करें तो उसमें नहीं हटता था। एंगुलर 5 तक AOT का सपोर्ट नहीं था। एंगुलर 5 में थोड़ा बहुत आ गया था, बट वो स्टेबल नहीं था, अंडर डेवलपमेंट था। लेकिन आज के डेट में एंगुलर 8 से आई थिंक बाई डिफ़ॉल्ट हो गया था, और बाई डिफ़ॉल्ट AOT कंपाइलेशन होता है एंगुलर 8 से, जिसके कारण हमें वेंडर डॉट JS की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो ब्राउज़र में कंपाइल करे। इसीलिए एंगुलर 8 और 9, 8 में भी थोड़ा प्रॉब्लम था AOT में, बट एंगुलर 9 से कम्प्लीटली स्टेबल है वो, और एंगुलर 9 से हम लोग AOT को बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण एंगुलर 9 का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये हो गया।
एक लास्ट चीज़ जो बच गया वो है डॉट मैप। डॉट मैप का क्या यूज़ है? तो बेसिकली इसमें मैपिंग ऊपर ही होती है। जब हम प्रोडक्शन की फाइल्स बनाते हैं तो छो बंडल डॉट जेएस हर चीज़ का बंडलिंग बन गया और उसका डिटेल्स कहीं भी नहीं है, सिर्फ रन टाइम के पास होता है और रन टाइम उसको लोड करने में मदद करता है। यानी जब हम डिबग करेंगे एप्लीकेशन को तो डिबगिंग हम इसका नहीं कर पाएंगे। तो डिबगिंग इनेबल्ड हो, हम कोड को डिबग कर सकें लाइन बाय लाइन, इसलिए हमें ये मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए डेवलपमेंट वाली जब हम बिल्ड बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैप फाइल बनती है और इस मैप फाइल को यूज़ करके ही डिबगर्स मतलब जो हम डिबगिंग करते हैं उसमें इसी मैप फाइल को यूज़ किया जाता है इंटरनली और तभी हम डिबग कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम डिबग नहीं कर पाएँगे। तो डिबगिंग में इस डॉट मैप फाइल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये होना ज़रूरी भी है। तो हम लोग देख चुके हैं डेवलपमेंट वाले बिल्ड को, प्रोडक्शन वाले बिल्ड को और मुझे नहीं लगता है कि कुछ और बच रहा है। हाँ, ये जीएस फाइल क्यों बनाता है इसका रीज़न मुझे नहीं पता। प्रोडक्शन में डॉट सीएसएस फाइल बनता है बट बिल्ड में डॉट जीएस फाइल बनता है। लेकिन ऑप्शंस हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं डेवलपमेंट में हम डॉट सीएसएस बनाएं तो वो कर सकते हैं या फिर हम चाहते हैं कि नहीं प्रोडक्शन में हम डॉट सीएसएस नहीं डॉट जेएस चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो वो बिल्ड बनाते समय ऑप्शंस आता है वो हम दे सकते हैं। लेकिन आज के लिए मुझे लगेगा कि वो कभी और डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये एंगुलर का फर्स्ट सेशन है। तो बस हमने आज क्या देखा, एंगुलर का एप्लीकेशन बनाया, दोनों का बिल्ड बनाया, इवन डेवलपमेंट बिल्ड हो या फिर प्रोडक्शन बिल्ड हो, बिल्ड में जो भी फाइल्स बनते हैं उसमें क्या अंतर है, ये सारा अंतर हम लोग देख चुके हैं। अब फाइनली हम लोग अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करवाने वाले हैं। तो प्रोडक्शन वाले को लॉन्च करवाते हैं। एक तो क्विक ऑप्शन था एनजी सर्व, एनजी सर्व को यूज़ करके हम लॉन्च करवा सकते थे जो कि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। इस बार एनजी सर्व मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरा सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। एक पैकेज है हमारे पास HTTP सर्वर, इसको यूज़ कर रहे हैं और ये चला, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और ये बोल रहा है कि इस आईपी एड्रेस पे है और इस पे है। जैसे कि ये लोकल होस्ट है तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं और डायरेक्ट मैं प्रोडक्शन वाले बिल्ड को चला रहा हूँ, सोर्स कोड वाला कोड नहीं चला रहा। तो एक तरह से समझिए तो ये होस्ट हो चुका है मेरे लोकल सिस्टम पे और ये चल भी रहा है। तो होस्टिंग वाली जो कन्फ्यूज़न थी कि एप्लीकेशन को कैसे होस्ट करेंगे, तो वहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिल्ड बनी है जस्ट इसको डिप्लॉय कर देना है, काम खत्म। जैसे ही डिप्लॉय किए ये चलना शुरू हो गया। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये मेरा सिस्टम जो यही सर्वर है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है और इसको एक्सेस कर रहे हैं और एक्सेस हो भी रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे सिस्टम पे एक्सेस होगा या मेरे लोकल नेटवर्क में एक्सेस होगा, इससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें एक्चुअल सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास है और मैं तुरंत उसको यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि एक पैकेज है जिसका नाम है NG-ROC। क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरा कंसोल है वो NG-ROC और NG-ROC को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम अपने लोकल सिस्टम को एक्सेस दिलवा सकते हैं एक्सटर्नल यूआरएल के थ्रू। तो अभी वो मैं करने वाला हूँ और अभी के अभी आप लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे अपने अपने सिस्टम पे। इवन इन मोबाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम अपने एप्लीकेशन का रेस्पॉन्सिवनेस भी क्विकली चेक कर सकते हैं बिना मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए। कैसे करेंगे, तो NG-ROC करके एक कमांड है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। तो जैसे HTTP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, NG-ROC देन HTTP। उसके बाद हम पोर्ट नंबर दे सकते हैं, मैंने अभी दे दिया 8080, डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। इसको रन करवा दिए। अब ये बोल रहा है कि मेरा जो लोकल होस्ट था, यानी कि ये कुछ यूआरएल दे दिया गया, बेसिकली फॉरवर्डिंग किया गया है। तो NG-ROC के सर्वर पे जो है ये चीज़ें बन गई होगी और इसका फॉरवर्डिंग कहाँ पे है, मेरे लोकल होस्ट पे। यानी अगर कोई इस यूआरएल को एक्सेस करता है, ये पब्लिक यूआरएल है, एक्चुअल यूआरएल है, इसको कोई एक्सेस करेगा तो ये कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, मेरे लोकल सिस्टम पे। यानी मेरा लोकल सिस्टम इनडायरेक्टली लाइव हो चुका है, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये HTTP पे भी है और HTTPS पे भी। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं चैट में पेस्ट करने वाला हूँ और सब लोग अपने अपने सिस्टम से एक्सेस करके देखेंगे और ये एक्सेस होना चाहिए। मोबाइल में भी कोई एक्सेस करके देख सकते हैं, मोबाइल में भी एक्सेस होना चाहिए। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है, चला के देखिए और कंफर्म कीजिए किन्हीं के पास चल रहा है क्या ये। एक बार मैं अपने सिस्टम पे भी क्विकली चला, दूसरे ब्राउजर में चला लेता हूँ। चैट पे मैंने पेस्ट कर दिया, वेबएक्स मीटिंग में जो चैट है एवरीवन करके मैंने पेस्ट कर दिया। चल रहा है सर, एकदम मस्त। आ गया। तो मेरा लोकल सिस्टम लाइव हो चुका है, इवन मोबाइल में भी चेक किया जा सकता है। तो इसी यूआरएल को मैं भी एक बार चेक कर रहा हूँ।
तो ये चल रहा है, लाइव है कंप्लीटली। तो डिप्लॉयमेंट में कहीं कोई कन्फ्यूज़न थी क्या? एक्चुअल में नहीं थी, लेकिन कन्फ्यूज़न तब क्लियर हो जाती है जब हम उस चीज़ों को करके देख लेते हैं। तो जैसे ही एक बार करके देख लिए तो अब निश्चिंत हो गए, एकदम कन्फर्म हो गए कि चलो भई एप्लीकेशन बन चुकी है तो हम डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और क्लाइंट को क्विक डेमो अगर देना हो तो किसी सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। एनजी-रॉक हमारे पास है और ये सिक्योर है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो एनजी-रॉक के थ्रू क्विक डेमो भी दिया जा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना में हो। बस एक यूआरएल शेयर करना है, वो मोबाइल पे है तो मोबाइल पे एक्सेस कर लेगा, व्हाट्सएप पे पिंग कर देंगे, डबल क्लिक करके मोबाइल में चेक कर लेंगे, इमीडिएटली क्विक मोबाइल पे भी वर्क कर रहा है। मोबाइल पे भी वर्क कर रहा है।